नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इथिक्स पढ़ रहे हैं, नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने नीति शास्त्र को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करा। साथ ही हम लोगों ने चर्चा करा था कि नीति शास्त्र आखिर यूपीएससी यूपीपीएससी में क्यों शामिल किया गया। ठीक है, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने यूनिट एक जो है, यूनिट एक को हमने दो भागों में बांटा था। यूनिट एक को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें प्रथम भाग में हम लोगों ने देखा था क्या, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक परिणाम। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, नीति शास्त्र को देखा। पहले नीति शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके परंपरा को हम लोगों ने देखा। ठीक है, काफी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने करी थी। आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिट एक में ही देखेंगे निर्धारक एवं परिणाम, नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम। ठीक है, नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम। नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम। ठीक है, नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, नीति शास्त्र जो निर्धारक एवं परिणाम है, इसका एक बहुत सिंपल मोटो जानिए क्या है कि इसका मोटो मात्र देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय और मानव कल्याण। ध्यान से सुनिएगा, देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय एवं मानव कल्याण क्या है, नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम है। ठीक है, अब अगर हम इसकी परिभाषा में जाएं तो देखेंगे कि नीति शास्त्र वह मानवीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र वह मानवीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन में या सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण व ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उसके संबंधों में उचित, अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय लेने के लिए मापदंड जो है प्रस्तुत करता है। और आप देखेंगे कि इस निर्णय के आधार के लिए क्या है, इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना कौन करता है, निर्धारक करता है, नीति शास्त्र का निर्धारक। ठीक है, तो अब वही हम लोगों को निर्धारक के जो मूल सिद्धांत हैं अथवा मानक हैं अथवा आदर्श हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, जो नीति शास्त्र के निर्धारक हैं ये कौन, 6 हैं। नीति शास्त्र के निर्धारक कौन है, 6 हैं। कौन कौन, पहला क्या है, पहला है नैतिक संप्रत्यय। कितने हैं, 6 हैं। पहला क्या है, नैतिक संप्रत्यय। दूसरा क्या है, पहला नैतिक संप्रत्यय है, तो दूसरा क्या है, सद्गुण है। क्या है, सद्गुण। तीसरा क्या है, साधन एवं साध्य। चौथा क्या है, देश
काल देश काल परिस्थिति है। तो पांचवा क्या है? पांचवा मानव कल्याण है। तो वही छठा क्या है? शंबम बोनम। पांचवा क्या है? पांचवा है मानव कल्याण है और छठा क्या है? शम्मम शम्मम बोनम मतलब चरम आदर्श। क्या है? चरम शम्मम बोनम मतलब चरम आदर्श। तो इसे नैतिक संप्रत्यय, नैतिक संप्रत्यय के अंतर्गत क्या आएगा? इसकी जो अवधारणा है क्या है? इसकी अवधारणा है शुभ है, अशुभ है, उचित है, अनुचित है, वांछनीय है, अवांछनीय है, प्रशंसनीय है, निंदनीय है, रित है, ऋण है। ठीक है, ये क्या है? ये नैतिक संप्रत्यय। सद्गुण क्या है? सद्गुण है, सद्गुण जो है सर्वश्रेष्ठ गुण या उत्कीर्ण गुण जो सतत अभ्यास से आता है। जैसे क्या? साहस, त्याग, संयम, न्याय, प्रेम, मैत्री, शिष्टाचार आदि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम नैतिक संप्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नैतिक संप्रत्यय। नैतिक संप्रत्यय आप देखेंगे। अब नैतिक संप्रत्यय क्या है? नैतिक संप्रत्यय में सत्य, असत्य, शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, वांछनीय, अवांछनीय, प्रशंसनीय, निंदनीय, हित और ऋण। ठीक है, ये क्या है? ये नैतिक संप्रत्यय है। ठीक है, आप देखेंगे कि नैतिक संप्रत्यय वह तत्व है जो हमें नैतिकता के संदर्भ में उचित और अनुचित, नैतिकता के संबंध में उचित, अनुचित, सही, गलत की तरफ अंतर करने हेतु क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, अंतर करने हेतु क्या करता है? प्रेरित करते हैं जब हम निर्धारक सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करते हैं। जब जो हमारे निर्धारक सिद्धांत हैं, कौन है वो? सत्य, असत्य, शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, जब इसके अनुरूप क्या करते हैं? जब शुभ की बात करेंगे, उचित की बात करेंगे, वांछनीय की बात करेंगे, प्रशंसनीय की बात करेंगे, ये क्या है? हमारे सिद्धांत है, निर्धारक सिद्धांत। ये क्या करते हैं? ये अनुकूल आचरण करते हैं। जैसे आप करेंगे, शुभ की बात करोगे तो उसके अनुकूल आचरण, अशुभ की बात करोगे तो अशुभ के अनुकूल आचरण। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये नैतिक संप्रत्यय क्या है? नैतिक संप्रत्यय को हम कह सकते हैं मोरल कॉन्सेप्ट। क्या कह सकते हैं? मोरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं क्या? मोरल कॉन्सेप्ट जो है कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? देश काल परिस्थिति। सद्गुण आप मैंने बता ही दिया, जो सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, सद्गुण में जो सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, या आप कह सकते हो सद्गुण में कि सद्गुण जो है सर्वश्रेष्ठ गुण या उत्कीर्ण गुण है जो सतत अभ्यास से आता है। जो सतत अभ्यास से आता है, इसमें क्या आएगा? जैसे आप समझ लीजिए, साहस, साहस, त्याग, साहस, त्याग, संयम, क्या? संयम, न्याय, साहस, त्याग, संयम, न्याय, प्रेम, प्रेम, मैत्री, शिष्टाचार। क्या है? ये सद्गुण है जो किससे आता है? जो सतत
सतत सतत अभ्यास से ये आता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? साधन एवं साध्य। लेकिन अगर हम साधन एवं साध्य को देश काल परिस्थिति के बाद पढ़ेंगे तो साधन एवं साध्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके पहले पढ़ेंगे देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, देश काल परिस्थिति। देश काल देश काल परिस्थिति। अब देखेंगे कि प्राचीन काल हो, क्या प्राचीन काल, प्राचीन हो, मध्य हो, ठीक, प्राचीन, मध्य या वर्तमान या आने वाला समय, या आने वाले समय को अगर हम देश काल परिस्थिति के संदर्भ में देखें तो अब आप देखिए, प्राचीन काल में क्या, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में रजस्वला, जिसे क्या कहते हैं, मासिक धर्म या पीरियड। ठीक है, प्राचीन काल में रजस्वला आने से पहले क्या होता था, बच्चियों की शादी कर दिया जाता था। और उस समय इसे क्या माना जाता था, उस समय ये नैतिक नियम थे। क्या थे? नैतिक नियम माना जाता था। और आप देखेंगे आज क्या है, आज यह पूर्ण रूप से अनैतिक है। आज यह पूर्ण रूप से अनैतिक है। और क्या है, अनैतिक है, कानूनन अपराध भी है। अनैतिक है और कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा करने पर संविधान के तहत क्या होता है, संविधान के तहत हम दंड के भागी भी होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये बात और है, अब देखिए ये बात और है कि उस समय प्राचीन काल में रजस्वला के पहले जो शादी कर दी जाती थी, इसके और भी कारण रहे होंगे। यह सबसे बड़ा कारण मैं एक और बता दे रहा हूं। क्या था सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण यह था कि जब हमारे यहां आक्रांता आए, लुटेरे आए, ठीक है, वो क्या करते थे, वो जबरन देश को लूटते थे। लूटने के बाद छोटी छोटी बच्चियों का जबरन बलात्कार करते थे। जिनकी शादी हो जाती थी उनके साथ ऐसा कार्य लोग नहीं करते थे। इसीलिए प्राचीन काल में क्या हुआ या मेडुअल में क्या हुआ कि सबसे पहले बाल विवाह शुरू हो गया। ठीक है, बाल विवाह शुरू हो गया था। इसके बाद देखेंगे क्या, नियोग प्रथा। इसी में आप देखिए क्या, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा। अब नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा के अंतर्गत तत्कालीन समाज में पत्नी को अपने पति से पुत्र न उत्पन्न होने की स्थिति में देवर से शारीरिक संबंध स्थापित कर पुत्र उत्पन्न या पुत्र की प्राप्ति होती थी, करती थी, जिसे समाज स्वीकार करता था। और तत्कालीन समाज में क्या था, ये नैतिक नियम था, लेकिन आज नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या, सती प्रथा। नियोग प्रथा के बाद हम देखेंगे सती प्रथा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि तत्कालीन समाज में पति के मृत्यु के बाद या पश्चात पत्नी सती होने के लिए अपने पत्नी की चिता पर क्या, सांकेतिक सती प्रथा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चिता पर बैठकर क्या करती थी, हट जाती थी। बैठकर
उतर जाती थी या चिता से हट जाती थी, इसलिए क्या था, सांकेतिक था। ठीक है। फिर लेकिन यह नियम क्या था, यह नियम तत्कालीन समाज में नैतिक था। आज नहीं है। आज महिलाओं को शमशान घाट पर जाने पर सामाजिक रूप से प्रतिबंधित किया जाता है या माना जाता है। और आप देखेंगे सती प्रथा का जो पुरातात्विक साक्ष्य है, सती प्रथा का जो पुरातात्विक साक्ष्य है, क्या है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख 510 एडी का है। किसका है, भानुगुप्त का है। किसका है, भानुगुप्त। कौन है, गुप्त वंश के हैं या गुप्त काल के आप कह सकते हैं, गुप्त काल के राजा भानुगुप्त। ये भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे परिस्थिति। क्या देखेंगे, परिस्थिति देखेंगे। परिस्थिति ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम उदाहरण के तौर पर महाभारत के युद्ध की चर्चा कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए इसमें क्या होता है, महाभारत की शुरुआत कहां से होती है जब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के हस्तिनापुर में जाते हैं और कहते हैं कि पांडवों को आप 5 गांव ही दे दीजिए और वो पांचों आपस में बांटकर एक एक गांव में अपना जीवन यापन कर लेंगे। ठीक है। तो दुर्योधन क्या बोलता है, दुर्योधन का क्या जवाब था, दुर्योधन का जवाब था कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा। ठीक है। दुर्योधन क्या कहता है, दुर्योधन कहता है सुचग्रम। क्या कहता है, दुर्योधन कहता है परिस्थिति को हम लोग यहां देखें। परिस्थिति महाभारत की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। महाभारत, इसमें क्या कहता है दुर्योधन केशव से, दुर्योधन कहता है, क्या कहता है कि सुचग्रम, क्या, सुचग्रम नयोदास्यामि। क्या, सुचग्रम नयोदास्यामि बिना युद्धेन केशव। नयोदास्याम बिना युद्धेन केशव। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको 5 गांव दे दीजिए और वो आपस में बांट कर रह लेंगे, युद्ध अंतिम निर्णय नहीं होना चाहिए आपका, तो दुर्योधन कहता है बड़े गुस्से में कि सुचग्रम नयोदास्याम बिना युद्धेन केशव, कि हे केशव बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। ठीक। अब देखेंगे, अब यहां आगे देखिए, परिस्थिति कुछ ऐसी थी, द्रोणाचार्य को पता था कि मैं अधर्म के रास्ते पर हूं अगर मैं कौरवों का या दुर्योधन का साथ देता हूं। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि दुर्योधन किस मार्ग पर था, दुर्योधन असत्य के मार्ग पर था, लेकिन दुर्योधन का साथ द्रोणाचार्य दे रहे हैं।
वही पांडव क्या, वही पांडव सत्य के मार्ग में थे। अब यहां देखिए, सत्य के मार्ग या धर्म की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा। क्यों मारना पड़ेगा? क्योंकि वो अधर्म के साथ हैं। अब आप देखेंगे यहां क्या होता है। यहां होता है कि जब द्रोणाचार्य युद्ध में पहुंचते हैं तो उनके युद्ध की रण कौशलता को देख के पांडव, जब युद्ध शाम को समाप्त होता है, पांडव लोग आपस में विचार करते हैं। वहां केशव भी, श्री कृष्ण भी मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि अगर यही स्थिति रही तो कल शाम होने से पहले ही गुरु द्रोणाचार्य जो है युद्ध को समाप्त कर देंगे। विजय पताका दुर्योधन के कि दुर्योधन की फहर जाएगी। अब आप देखेंगे, अब श्री कृष्ण क्या करते हैं। श्री कृष्ण, या ऐसा कहा जा सकता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को क्या किया गया, एक केंद्र बिंदु बनाया गया, केंद्र में लाया गया। क्यों? झूठ बोलने के लिए केंद्र में उनको लाया गया, झूठ बोलने के लिए। वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर फैलाने की। ठीक है। अब लोगों ने कहा कि चूंकि जब भी भीम चिल्लाएंगे कि मैंने अश्वत्थामा को मारा तो द्रोणाचार्य नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भीम उनको, अश्वत्थामा को नहीं मार सकते। तो क्या करेंगे? वो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर को बोलना है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई मैं तो गलत नहीं बोल सकता। कहें ठीक है, आप सही बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मैं बता देता हूं। आप बोलिएगा, अश्वत्थामा मरो नरो मरो या कुंजरो। अश्वत्थामा मरो नरो मरो या कुंजरो। तो आप इसमें झूठ भी नहीं बोल रहे हो और इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो भीम क्या करते हैं? भीम एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारते हैं और युद्ध में चिल्लाने लगते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब ये बात द्रोणाचार्य के कान तक पहुंचती है तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अश्वत्थामा को मार ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी बात सत्य है तो मैं ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं। जब वो कहते हैं कि मैं ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं और धर्मराज से पूछते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर क्या ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया? उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मरो नरो मरो या कुंजरो। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि अश्वत्थामा मरो नरो मरो या कुंजरो कहते हैं, उसी बीच क्या करते हैं, श्री कृष्ण जो है शंख बजा देते हैं और नरो मरो या कुंजरो। ये बात मुझे नहीं पता है कि नर मरा है या हाथी मरा है, ये मुझे नहीं पता है। ये बात जो है द्रोणाचार्य नहीं सुन पाते हैं और अपना क्या करते हैं, अपना धनुष, अपना शस्त्र रख देते हैं और उसी बीच क्या नाम उसका था, उसका गर्दन जो है काट। ठीक है, शिखंडी, शिखंडी उसका गर्दन काट। ठीक है। तो अब आप देखिए यहां क्या होता है, यहां उनकी हत्या हो जाती है। अब देखिए, अब यहां एक प्रश्न बनता है जो यूपीएससी में पूछा गया था। यहां एक प्रश्न बन रहा है जो यूपीएससी में पूछा गया था। क्या? सार्वजनिक हित में असत्य सत्य से बड़ा होता है। क्या पूछा गया? सार्वजनिक हित में, क्वेश्चन था सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित में असत्य सत्य से बड़ा होता है। व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक हित में असत्य सत्य से बड़ा होता है, इसकी क्या करिए, इसकी व्याख्या। कुछ नहीं है, आप लोग जबरदस्ती हुआ बनाए हो। इथिक्स इथिक्स इथिक्स, कोई कहता है दर्शन शास्त्र है, कोई कहता है लोक प्रशासन है। इथिक्स, नैतिक
विज्ञान है, इथिक्स नैतिक विज्ञान है। अब इथिक्स को पढ़ना नहीं, इथिक्स को जीना पड़ेगा। इथिक्स में, नैतिकता में आपको जीना पड़ेगा। जब आप नैतिकता में जीना शुरू कर देंगे तो आपके सराउंडिंग नैतिकता जो है बस जाएगी, और आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन का आप उत्तर दे सकते हो। कैसे? आप प्रशासक बन सकते हो, आप महात्मा गांधी बन सकते हो, आप सम्राट अशोक बन सकते हो, आप राजा राम मोहन राय बन सकते हो। ठीक? तो ये समझ में आया? अब आप देखिए, ये कहां पूछा गया था? सार्वजनिक हित में असत्य सत्य से बड़ा होता है, ये कहां मिला था? ये आप जानते हैं? यह तमिल महाकाव्य, यह ध्यान दीजिएगा, भी कभी कभी पूछ लेता है। एक तमिल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? तमिल महाग्रंथ कहिए इसको। तमिल महाग्रंथ है, उसका नाम क्या है? तिरुक्कुलम। क्या नाम है? तिरुक्कुलम। ठीक है? तिरुक्कुलम में ये बातें कही गई हैं, वहीं से सीधे उठा लिया, वहीं से यूपीएससी ने सीधे ही क्वेश्चन को उठा लिया। अब आप खोजोगे, किसमें खोजोगे? अब आप इतनी मोटी किताब लोगे, उसमें खोजोगे, अरे भैया क्वेश्चन कहां से आया, क्वेश्चन कहां? अरे यार, नैतिकता नियम है, सार्वजनिक हित में असत्य सत्य से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ क्या है? यहाँ मानव कल्याण है, यहाँ धर्म अधर्म की बात है। लिखो ना, ये चिपका दो। किसको चिपकाओगे? महाभारत के युद्ध को। महाभारत के युद्ध को यहां आप चिपका दीजिए ना, दिक्कत क्या है? ठीक? अब आप देखिए क्या साध्य और साधन। अब इसके बाद हम साध्य और साधन को जब पढ़ेंगे तब मजा आएगा। अभी तक अगर पहले पढ़ा देते हो सकता है आपके समझ में ना आता। ठीक है? पहले पढ़ाने पे आपके समझ में साध्य एवं साधन ना आता। ठीक है? देश काल परिस्थिति आप लोग समझ लिए होंगे। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि देश काल परिस्थिति से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख लोगे। ठीक है? अब आगे बढ़े। अब देखिए, साधन एवं साध्य। अब देखिए, इस साधन एवं साध्य का निर्णय कैसे लेंगे? देश काल परिस्थिति, देखिए आ गया ना, देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय जिसमें मानव कल्याण निहित है। क्या? जिसमें मानव कल्याण निहित हो, क्या है? वही साधन एवं साध्य है। देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय जिसमें मानव कल्याण निहित हो, वही क्या है? वही साध्य एवं साधन है। ठीक है? वही साध्य एवं साधन है। ठीक है? अब आप देखेंगे महात्मा गांधी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसा बीज वैसा वृक्ष। महात्मा गांधी कहते हैं जैसा बीज वैसा वृक्ष। ठीक है? अब आप देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे? देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, फिर हम देखेंगे मानव कल्याण। देश काल परिस्थिति के साथ फिर हम मानव कल्याण को देखेंगे। अब अगर हमको देश काल परिस्थिति को देखना है, अगर हमें देश काल साधन एवं साध्य के रूप में देश काल परिस्थिति को देखना है, तो उदाहरण के लिए
उदाहरण हम किसको रखेंगे? उदाहरण में हम मार्क्स को रखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्क्स की जो थ्योरी है या जो इनका सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है इनका? सिद्धांत है इनके नेतृत्व क्या? साम्यवाद। मतलब क्रांति के माध्यम से क्या? क्रांति के माध्यम से हमें क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। क्या क्रांति के माध्यम से क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। किसके माध्यम से? क्रांति, या इसे आप साम्यवाद। क्रांति के माध्यम से क्या? परिवर्तन। एक हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। एक हिसाब से ये बात ठीक नहीं है कि आप क्रांति के माध्यम से परिवर्तन चाहते हैं। एक स्वतंत्र देश में आप क्रांति के माध्यम से परिवर्तन चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। और ये नारा देते हैं, क्या नारा देते हैं? ये नारा देते हैं वर्ग संघर्ष करो। क्या क्या नारा देते हैं? वर्ग संघर्ष करो। और दूसरा, मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, ये तो पूर्ण रूप से क्या? मार्क्स का सिद्धांत तो नक्सलवादी सिद्धांत हो गया कि क्रांति के पद पे। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सत्ता बंदूक के नोक से मिलती है। हम कहते हैं कि नहीं, सत्ता बुलेट से नहीं बैलेट से मिलती है। वो कहते हैं नहीं, सत्ता बैलेट से नहीं बुलेट से मिलती है। ये तो इनका सिद्धांत क्या है? अनैतिक है। लेकिन क्या? देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय जो मानव कल्याण के लिए उचित हो, क्या है? वो नैतिक है। तो यहां क्या, ये जो मार्क्स कह रहे हैं, ये देश काल परिस्थिति में निर्णय ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? क्योंकि वहां मजदूर वर्ग मेहनत कर रहा है और बॉटम पे बैठकर वो आनंद ले रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां उनकी हैं, और मजदूर आज भी कचड़ी की जिंदगी जी रहा था, संघर्ष कर रहा था। उसी संघर्ष को मानव कल्याण के लिए, यहां भी मानव का देश काल परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने क्या नारा दिया? वर्ग संघर्ष करो, मजदूरों एक हो जाओ। तो यहां क्या आया? यहां देश काल परिस्थिति आया, देश काल परिस्थिति यहां आ गया। अब आप देखिए, वहीं आप देखेंगे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी जो है मानव कल्याण की बात करते हैं। या साधन एवं साध्य का जो हमने उदाहरण दिया, क्या क्या दिया था? साधन एवं साध्य का जो उदाहरण है, देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय जो मानव कल्याण में, जिसमें मानव कल्याण निहित हो, क्या है? वो साध्य एवं साधन है। ठीक है, अब यहां मानव कल्याण क्या हो गया? मानव कल्याण हो गया साध्य, साधन क्या हो गया? देश काल परिस्थिति। ठीक है, तो अब यहां आइए, अपने ही देश में महात्मा गांधी क्या अहिंसा की बात करते हैं? क्यों करते हैं? महात्मा गांधी अहिंसा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप गुलामी की दास्तां में हो और जिसने आपको गुलाम बना रखा है उनके पास सैन्य शक्ति है। अगर मैं हिंसा की बात करूंगा तो क्या होगा? क्रांति, और कितना नरसंहार होगा सोच नहीं सकते। इसलिए उन्होंने क्या अहिंसा की बात करा। क्यों? मानव कल्याण को चुना। महात्मा गांधी ने क्या यहां मानव कल्याण को चुना। मानव कल्याण के लिए उन्होंने क्या करा? अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करा। क्यों? देश काल परिस्थिति को देखकर, देश काल परिस्थिति को देखकर क्या कर रहे हैं? ये जो है मानव कल्याण की बात कर रहे हैं। अब आप देखें, ये जो साध्य है, साध्य, साध्य क्या है? साध्य आपका टारगेट है। साध्य आपका क्या है? टारगेट। कैसे है? जैसे
अब साध्य यहां क्या हो गया, मानव कल्याण। मानव कल्याण यहां क्या हुआ, साध्य हुआ। और यहां साधन क्या हुआ, साधन यहां हुआ देश काल परिस्थिति। ठीक, समझ गए ना। तो अब अगर पूछा, अब यहां देखिए क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, यहां क्वेश्चन बनेगा साध्य साधक का पूरक, साध्य साधन साध्य का पूरक है या साध्य साधन का पूरक है, व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना आपको यार, एकदम आंख बंद करके मार्क्स की थ्योरी, महात्मा गांधी की थ्योरी को चिपका दीजिए, बढ़िया नंबर मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया नंबर आपको यहां मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम किसको देखेंगे, इसके बाद हम नैतिकता के निर्धारक, नैतिकता के सिद्धांत, नैतिकता के मूल सिद्धांत। तो नैतिकता के मूल सिद्धांत क्या क्या है, विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, आचरण संहिता, लोक या सिविल सेवा, मूल्य जैसे सत्यनिष्ठा और बुनियादी समझ। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। विधि, जिसके तहत कानून, और विनियम क्या है, इसका उपनियम है जो परिवर्तित करके अलग से जोड़ा गया है। ये सब किससे चलेगा, ये सब एक नियम से चलेगा, एक नियम से चलेगा। ठीक है, और नियम के साथ साथ, अब नियम क्या है, भारत में अगर इसे लागू करना है या भारत में नैतिकता लानी है तो हम किसके हिसाब से चलेंगे, किसके साथ चलेंगे बताइए। हम यहां चलेंगे, बोलिए भाई, हम यहां चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रस्तावना से, अपने मूल अधिकारों से, अपने नीति निर्देशक तत्वों से, अपने मूल कर्तव्यों से। इन्हीं के आधार पर हम जो है आचरण करेंगे। ठीक है, फिर अंतरात्मा, अंतरात्मा ऐच्छिक अनैच्छिक। आप, कोई व्यक्ति सड़क पर गिरा है, एक्सीडेंट हो गया है, अंतरात्मा की आवाज है, नहीं इसको बचाना चाहिए, ये आपका मॉरल ड्यूटी है, आप वहां बचाते हो। आचरण संहिता, ये क्या है, आचरण संहिता ये कंपनियों में या आपके निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में आचरण संहिता लागू होना है। कैसे, आचरण के अनुरूप। आचरण जो होता है, आचरण मीन्स जो आप एक शपथ लेते हो, चाहे किसी कंपनी में जाओ, चाहे आप किसी पब्लिक सेक्टर में जाओ, तो एक आप शपथ लेते हो ना, तो वही शपथ क्या होता है, आपका आचरण संहिता होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे इन जो 5 और लोक सिविल सेवा में के मूल्य, मानवीय मूल्य क्या है, सत्यनिष्ठा और बुनियादी समझ, ये सब किसके द्वारा आएगा, विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, आचरण संहिता से ही आएगा सत्यनिष्ठा और बुनियादी समझ। ठीक है, अब इन सब का निचोड़ क्या है, इन सब के जो निर्धारण है, उक्त के निर्धारण से क्या होगा, अगर हम विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, आचरण संहिता और लोक सिविल सेवा मूल्य जैसे सत्यनिष्ठा और बुनियादी समझ के बारे में को लागू करेंगे, क्या सुशासन और समावेशन आदि की स्थापना होगी। क्या होगा, सुशासन एवं समावेशन आदि की स्थापना होगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, नीति शास्त्र के आयाम। अब नीति शास्त्र के कितने आयाम है, नीति शास्त्र के 8 आयाम है। क्या है, पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल इथिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल इथिक्स को हम लोग देखेंगे। या लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय नैतिकता। पहला है अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, मतलब कि इंटरनेशनल इथिक्स। अब आप देखेंगे इसके अंतर्गत विभिन्न देशों या राष्ट्रों के बीच दूरियां क्या हो, कम होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे परस्पर सहयोग के द्वारा एक दूसरे को लाभ पहुंचाया जा सके। पड़ोसी देशों से संबंध क्या हमेशा जन आकांक्षाओं की को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ना कि राज आकांक्षाओं को। ध्यान दीजिएगा,
पड़ोसी देशों से जो संबंध होने चाहिए जन आकांक्षाओं को देखकर होना चाहिए, ना कि राज्य आकांक्षा को ध्यान में रखकर। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये सभी हमेशा क्या, हमेशा मानवता को केंद्र पर या मानव कल्याण को केंद्र पर या नैतिक मूल्यों को केंद्र पर रखकर क्या करें, कार्य करें। ठीक है। लेकिन नहीं किया। कोरोना में चीन की मदद वर्ल्ड बैंक ने जिस तरीके से किया वो नैतिक नियम के विपरीत था। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा जो है मानव कल्याण या हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उसको क्या केंद्र में रखकर ही जो है इनको काम करना चाहिए। कि इनको यूनाइटेड नेशन को या सिक्योरिटी काउंसिल को या WHO को या वर्ल्ड बैंक को, इन सभी। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, चिकित्सीय नैतिकता। इसके अंतर्गत यहां हम WHO लिख देते हैं और वर्ल्ड बैंक। ठीक। अब इसमें क्या, चिकित्सा से हम सीधे कोरोना का उदाहरण। चिकित्सीय नैतिकता क्या है, चिकित्सीय मतलब कि मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स में आप देखेंगे हिप्पोक्रेट, क्या, हिप्पोक्रेट। अब हिप्पोक्रेट क्या है, हिप्पोक्रेट जो है क्या है, चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता है। क्या है, चिकित्सा विज्ञान के जन्म, चिकित्सा विज्ञान के क्या है, जन्मदाता है। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता हैं और सारे डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सब इन्हीं की क्या, इन्हीं की क्या शपथ लेते हैं, इन्हीं की शपथ लेते हैं। और आप देखेंगे कि ये शपथ कितने प्रकार के होते हैं। ये शपथ जो है 6 प्रकार के शपथ होते हैं, लेकिन एक शब्दों में 6 प्रकार के शपथ समाहित है। वह शब्द क्या है, सदा सर्वदा मरीज का ध्यान रखेंगे। क्या, सदा सर्वदा मरीज का ध्यान, सदा सर्वदा मरीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें उदाहरण आप लोग देखे होंगे, कौन, कोरोना का। मैंने बताया कैसे सभी लोगों की बात, जिनके अंदर नैतिकता था, जिनके अंदर नैतिकता जिंदा था, जिनके अंदर मानवीय मूल्य थे, ऐसे व्यक्ति कोरोना में, ऐसे डॉक्टर्स कोरोना में बिना PPE किट के 12-12 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी किए हैं बिना सोए। तो उनके अंदर क्या थी, नैतिकता थी। यही चिकित्सीय नैतिकता है, यही चिकित्सीय नैतिकता है। ठीक है। तो अगर ये पूछे तो आप आराम से इसको कोरोना का उदाहरण देके आराम से, क्योंकि आपको 150 125 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना, 200 शब्दों में लिखना है, बहुत आपको नहीं लिखना है, छोटे छोटे डायग्राम पे लिखिए। ठीक है। अब क्या इसके बाद आएगा, क्या, चिकित्सीय के बाद हम कानूनी नैतिकता पढ़ेंगे। क्या, लीगल इथिक्स। चिकित्सीय नैतिकता के बाद कानूनी नैतिकता। अब कानूनी नैतिकता की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण क्या, निर्भया केस का। निर्भया केस में जो विपक्षी के वकील थे, कौन, AP सिंह। विपक्षी के जो वकील थे AP सिंह, इनसे अच्छा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ठीक है। कैसे, आप देखेंगे
कि अधिवक्ता, ध्यान दीजिएगा, अधिवक्ता और क्लाइंट, अधिवक्ता और क्लाइंट के बीच में संबंध क्या, मधुरतापूर्ण होने चाहिए और साथ ही साथ उसके प्रत्येक गोपनीयता का ख्याल अंत तक रखना चाहिए। और आप देखेंगे एपी सिंह लास्ट मोमेंट तक पूरा देश उस व्यक्ति के विरोध में खड़ा था, और क्यों ना खड़ा हो, घटना ही ऐसी थी। लेकिन वो व्यक्ति किससे बंधा था, भारतीय संविधान से बंधा था। या आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति जो एडवोकेट्स रूल है उससे बंधा हुआ था। क्यों बंधा था, क्योंकि आतंकवादियों को भी लीगल एडवाइस के लिए अगर उसके पास वकील नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार प्रोवाइड कराती है। लेकिन एपी सिंह उनके अधिवक्ता बनते हैं, बहुत गाली सुनते हैं, लेकिन अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ते हैं, लास्ट तक उसको बचाने का प्रयास करते हैं। ये बात दूसरी है, उन लोगों ने बहुत घृणित कार्य किया था, लेकिन नैतिकता में रहते हुए, संविधान के नियमों का पालन करते हुए, जो संविधान ने या जो एडवोकेट रूल्स ने एपी सिंह को अधिकार दिए थे, उस अधिकार के तहत उन्होंने अपने क्लाइंट की रक्षा के लिए अंत तक लड़ा। इससे बड़ा उदाहरण कानूनी नैतिकता में नहीं मिल सकता। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, मीडिया की नैतिकता, मतलब कि मीडिया इथिक्स, मीडिया की नैतिकता। एक हुआ, दो हुआ, ठीक, एक दो तीन, चौथा क्या है, मीडिया, मीडिया की, मीडिया की नैतिकता। इसमें देखेंगे कि प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी को जब एक कार्य करें तो वह दृश्य और श्रव्य में उनका संचालन इस प्रकार से होना चाहिए कि देश काल परिस्थिति में मीडिया को, मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज से, मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज से लोगों का भला हो, मानव कल्याण हो, ना कि लोगों में तनाव हो, जिससे देश में भारी नुकसान देश को उठाना पड़े, या साथ ही साथ परिणाम जो है देश के अंदर जाति हिंसा हो, लिंग हो, भेद हो, या किसी अन्य कारण से तनाव। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हम दे सकते हैं क्या, मुंबई अटैक। इसका जीता जागता उदाहरण क्या है, मुंबई आतंकी घटना, आतंकी घटना। क्यों, यहां थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। इसलिए कि मुंबई में आतंकी घटना घटती है, ताज होटल में आतंकी छुपे रहते हैं, और मीडिया अपनी मॉरल ड्यूटी भूल जाती है, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उसके कर्तव्य थे, जो उसके नैतिक मूल्य थे, उसको भूल जाती है और लाइव प्रसारण शुरू कर देती है। और होटल के अंदर टीवी थे, वो लोग कमरे में लोगों को कैद कर रखा था। सारे फंक्शन, जितने भी एक्टिविटी हमारे देश के जवान कर रहे थे, सब उनको टीवी में दिख रहा था, और उसी के अनुसार वो काम कर रहे थे। इसीलिए काफी हमारे सैनिक भी, हमारे कुछ सिपाही शहीद हुए। तो यहां इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने अपने नैतिक मूल्य को भूल गए, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को भूल गए। ठीक है, तो ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं भूलना चाहिए। और मीडिया में ये जो है नैतिकता, जो है मानवीय मूल्य जो है हमेशा होने चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, मॉरल एथिक्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या, राजनीतिक नैतिकता। पांचवा हम देखेंगे राजनीतिक नैतिकता। इसमें देखेंगे पॉलिटिकल इथिक्स। अपने राजनीतिक कृत्यों का संचालन करते समय पूर्ण रूपेण, राजनेता क्या होता है, नेता क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, साध्य होता है। उसका टारगेट केवल क्लियर होता है, हमको मंत्री बनना है, हमको एमपी बनना है, हमें एमएलए बनना है, हमें डीएम बनना, हमें सीएम बनना है, हमें पीएम बनना है। ठीक है,
एकदम क्लियर, लेकिन उसे देश काल परिस्थिति में वही कृत्य करना चाहिए जिससे राजनीतिक आदर्शों की स्थापना हो सके, जिससे राजनीतिक आदर्शों की स्थापना हो सके। ठीक है, अब आप देखेंगे द्वितीय एआरसी की रिपोर्ट में कहा गया, किसमें? द्वितीय सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, ये चौथी रिपोर्ट है, ये चौथी रिपोर्ट है, शासन में नैतिकता। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अंतर्गत ये चौथी रिपोर्ट है, शासन में नैतिकता। उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि आज राजनीतिक आदर्शों से दूर चली गई है। आज राजनीतिक आदर्शों से दूर चली गई है। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, भाई भतीजावाद, वंशवाद, उक्त सभी चीजें श्रेणी के साथ देखे जा सकते हैं, श्रेणी के साथ देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो, सभी पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी का नाम आप ले ही नहीं सकते, सभी पार्टियां में भाई भतीजावाद, वंशवाद, ठीक है, और सभी पार्टियों में अपराधी हैं। हम कह सकते हैं राजनीति का अपराधीकरण हो गया, अपराध का राजनीतिकरण हो गया। ठीक है, देखे जाए, इसलिए दल बदल कानून को रोकने के लिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या? दल बदल कानून। दल बदल कानून को रोकने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को अधिकृत किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि जब दल बदल कानून होता है तो इसमें जो अध्यक्ष होता है उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंसी आती है, और वो क्या होता है? वो जो है सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है। तो क्या करता है वहां? वह क्या करता है, उसकी जो भूमिका होती है, क्या होती है उसकी भूमिका? मैं कह सकता हूं कि संदिग्धावस्था में हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब राज्यपाल और राष्ट्रपति इसके लिए अधिकृत हो जाएंगे, और सुझाव कौन देगा? सुझाव उसको चुनाव आयोग देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। तो क्या होगा? क्योंकि दल बदल कानून में मैं बताया कि अध्यक्षों की भूमिका है, और अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष भी बहुमत दल का सदस्य होता है। इसलिए इसके निर्णय क्या होते हैं? बायस्ड हो जाते हैं। अब बायस्ड ना भी हो तब भी संदिग्ध देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, ब्रिटेन में अध्यक्ष को अपने पद से क्या करना? त्यागपत्र देना होता है। लेकिन ऐसा ना करने के कारण, दल बदल के कारण क्या है? राजनीतिक नैतिकता का क्या हो रहा है? यहां क्षरण हो रहा है। भाई आप मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी में हो, आपके वहां नैतिक कर्तव्य कुछ, आपके आदर्श कुछ है, आप क्या करते हैं? दल बदल करके आप ऐसे पार्टी में आ जाते हैं जहां आपके विपरीत आचरण हो रहा हो। लेकिन आपको कहां से आपको किस सिंबल पर जिताया गया था? आपको भाजपा के उस पर जिताया गया था, सपा के उस पर जिताया, XYZ। ठीक है, तो यहां दल बदल के कारण क्या हो रहा? राजनीतिक नैतिकता का क्षरण। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, छठा देखेंगे संवैधानिक नैतिकता। छठा संवैधानिक संवैधानिक नैतिकता। संविधान के आदर्शों के जो है अनुपालन विधि अनुरूप होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जब आप संवैधानिक नैतिकता में क्या, जो हमारी प्रस्तावना है, जो मनुष्यों को मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए विधि अनुरूप जो है कार्य होने चाहिए। यही क्या है? यही संवैधानिक नैतिकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सातवां क्या देखेंगे हम? व्यवसायिक नैतिकता। व्यवसायिक नैतिकता। अब देखेंगे मतलब कि बिजनेस इथिक। इसमें आप देखिए, इसका उदाहरण क्या है?
विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और यस बैंक के कौन, मिस्टर कपूर। आज बिजनेस को चाहे जितना आगे लेके चले जाओ, लेकिन जब आप अपनी जानकारी को छुपाते हो तो वहां क्या है, तो आप वहां नैतिक नहीं है। निवेशक के हितों का संरक्षण जो है, ध्यान दीजिएगा, निवेशक जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, निवेशक के हितों का संरक्षण क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्वोत्तम सिद्धांत है। निवेशक के हितों का संरक्षण जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का या कॉर्पोरेट का मॉडल का सर्वोत्तम सिद्धांत है। ठीक है, क्या, निवेशक हितों का संरक्षण, निवेशक हितों का संरक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल सर्वोत्तम सिद्धांत है। इसका जो मॉडल है, किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल क्या है, सर्वोत्तम सिद्धांत। क्या मतलब कि निवेशक के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसलिए इस बात की पुष्टि के लिए सेबी ने 2 समितियां बनाई थी। कौन कौन समिति, मैंने पहले बता चुका हूं। NR नारायण मूर्ति और कुमार मंगलम बिरला, इनकी रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है, यही व्यावसायिक नैतिकता है, यही व्यावसायिक नैतिकता है। इसके बाद हम किसको देखेंगे, पर्यावरणीय नैतिकता, 8वां, पर्यावरणीय नैतिकता। इसमें विकास एवं पर्यावरण में समन्वय स्थापित करना ही पर्यावरणीय नैतिकता। जैसे आप कोई शहर डेवलप कर रहे हो, जैसे हम इलाहाबाद में रहते हैं, हम इलाहाबाद को ही ले लें। आप लंबी लंबी सड़कें बनवा रहे, बहुत चौड़ीकरण कर रहे हो, बहुत घरों को उजाड़, बहुत पेड़ काटे गए, लेकिन जितने पेड़ आप काट रहे हो उतने कहीं अगर उसका पौधरोपण कर रहे हो, उतने पेड़ लगाए जा रहे हैं। यही क्या है, यही समन्वय स्थापित करना है। अगर आप काट रहे हो पेड़ तो धीरे धीरे क्या होगा, मानव और प्रकृति में संतुलन बिगड़ जाएगा और बिगड़ भी गया। आप देखिए, वर्षा नहीं होती, गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा होने लगेगी, बारिश होगी तो फिर बहुत हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, मानसून काफी लेट आता है, ठंडी लेट आएगी, गर्मी लेट आएगी। ऐसा क्यों, यही पर्यावरणीय जो संतुलन है, यह समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। विकास एवं पर विकास अच्छी बात है, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान हमें रखना होगा। बिना पर्यावरण को ध्यान में रखे अगर कोई काम आप कर रहे हो तो विकास नहीं, विनाश हो रहा है। ठीक है, तो आप एक लाइन में इसको कह सकते हैं, विकास एवं पर्यावरण में समन्वय स्थापित करना ही पर्यावरणीय नैतिकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे निजी तथा सार्वजनिक जीवन में संबंधों में नीतिशास्त्र। या आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से देखेंगे। बस आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। मैं पूरी मेहनत से नीति शास्त्र को पढ़ा रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप लोग ध्यान से, अच्छे मन से इस वीडियो को और इस कंटेंट को सुनेंगे तो इथिक्स आपके लिए बहुत ही सरल होगा और आप 150 +10 -10 मतलब इससे कम नंबर आपको नहीं मिलना है। इसलिए इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कहीं आपको दिक्कत लगे आप हमको बताएं, हम उस समस्या को दूर करेंगे। अभी इसको 7 चैप्टर पढ़ाने के बाद जब मैं केस स्टडी करूंगा तो कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे लिखा जाएगा ये भी बताऊंगा, जिससे कि आपको इथिक्स की जितनी समस्याएं, जो डर बना हुआ है, वो सब दूर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।